दोस्तों, कहानी का नाम है बहू का संघर्ष। बहू ही तो असली बेटी होती है। नंदिनी को आज ऑफिस से घर पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज गए थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी नजर बैठक में बैठे लोगों पर पड़ी। मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ उसकी सास सरोज देवी और उसकी दोनों नंदों की पंचायत जोरों पर चल रही थी। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, इन लोगों के पास पंचायतबाजी और गपशप के अलावा कोई काम भी तो नहीं है। सुबह से शाम तक दूसरों के घर की बातें, किसी की बुराई, किसी की चुगली और ऊपर से हर बात में नमक मिर्च लगाकर सुनाना, बस यही तो इनकी दिनचर्या है। दरअसल आज स्कूल में सभी शिक्षिकाओं की प्रिंसिपल के साथ ऑफिस में मीटिंग थी। इसी वजह से नंदिनी को स्कूल से निकलने में देर हो गई थी। वह चुपचाप अपने कमरे में गई, कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया और कुछ देर के लिए बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। शाम के 6 बज चुके थे। उसने सोचा अब तो आकाश भी आते ही होंगे। आकाश उसके पति थे और एक निजी कंपनी में नौकरी करते थे। नंदिनी तुरंत उठी और रसोई में चली गई। उसने चाय चढ़ाई और साथ ही नाश्ते के लिए चिप्स तलने लगी। नंदिनी की शादी इस परिवार के इकलौते बेटे आकाश से हुई थी। घर के खर्चों को ठीक से चलाने के लिए शादी के बाद भी उसे नौकरी करनी पड़ी थी, लेकिन नौकरी के साथ साथ वह घर का लगभग पूरा काम भी उसी के जिम्मे था। घर में उसकी सास के अलावा एक अविवाहित ननद रानी थी और 2 विवाहित नंदे थी, जिनमें से एक दूसरी किसी ना किसी बहाने से अक्सर माए आती रहती थी। नंदिनी के लिए सबसे दुख की बात यह थी कि घर में इतने लोग होने के बावजूद काम के समय कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता था। सारा दिन नंदे टीवी देखती, मोबाइल चलाती और इधर उधर की बातें करती, लेकिन जैसे ही आकाश घर में आता वह उसकी खूब सेवा करने का दिखावा करती और यही बात नंदिनी को सबसे ज्यादा चुभती थी। अभी वह चाय कपों में डाल ही रही थी कि तभी आकाश घर में आ गया। मेज पर चाय देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, वाह क्या बात है, मैं बिल्कुल सही समय पर आया। तभी छोटी ननद तुरंत बोली, भैया आपके लिए मैंने चिप्स भी तले हैं। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और मन ही मन कुड़कुड़ा उठी। अभी तो रसोई में आई भी नहीं थी और चिप्स भी इसके बनाए हुए हो गए, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। आकाश ने नंदिनी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, देखा नंदिनी, मेरी बहनें मेरा कितना ख्याल रखती हैं। नंदिनी के मन में गुस्सा उठा, लेकिन वह चुप रही। वह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। वह नहीं चाहती थी कि छोटी छोटी बातों को लेकर घर का माहौल खराब हो। आकाश अपनी माँ की और बहनों से बहुत प्रभावित था। नंदिनी के प्रति उसका व्यवहार बुरा नहीं था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह अपनी माँ और बहनों के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं पसंद करता था। थोड़ी देर बाद रानी ने पूछा, भैया आज खाने में क्या बनाऊं? आकाश ने कहा, तुम ही बता दो। रानी तुरंत बोली, आलू के पराठे और मटर पनीर बना लो। नंदिनी ने मन ही मन सोचा, वाह बातें ऐसी करती है जैसे रोज रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती हो। चाय खत्म होते ही नंदिनी कप प्लेट उठाकर रसोई में चली गई। किसी ननद ने यहाँ तक नहीं पूछा कि भाभी ऑफिस से थक कर आई है, थोड़ी मदद कर दे। नंदिनी रोज अपना अपमान का घूंट पीकर चुप रह जाती थी। उसे कई बार लगता, काश मेरी सास को समझ आता कि महंगाई के इस जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल है। ऊपर से नंदों का बार बार मायके आना और उनके खर्चे, इन सब का हिसाब कौन रखे। लेकिन जब भी नंदिनी कुछ कहने की कोशिश करती, सरोज देवी कहती, मैं कौन सा तुम्हारी कमाई पर डाका डाल रही हूँ, अपने बेटे की कमाई खर्च करती हूँ, आखिर वह मेरा बेटा है। और आकाश हमेशा की तरह चुप रहता। उस शाम भी नंदिनी ने एक चूल्हे पर मटर पनीर की सब्जी चढ़ाई और दूसरे पर पराठे सेकने लगी। खाना तैयार हुआ तो उसने सबको खाना परोसा। सबके खाने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा वही खाकर वह उठी।
रात काफी देर तक बर्तन साफ करने और रसोई समेटने के बाद जब वह कमरे में पहुंची तो आकाश अभी जाग रहा था। वह एक पत्रिका पढ़ रहा था। उसे देखकर आकाश बोला, आज तो तुमने बहुत देर कर दी, जल्दी आ जाती तो घर का काम कौन करता। नंदिनी ने थकी हुई आवाज में कहा, क्या घर में माँ और बहनें हाथ नहीं बटा सकती। आकाश तुरंत बोला, तुम हमेशा गलत बात करती हो, मेरे सामने तो वह तुम्हारी मदद करती रहती है। नंदिनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, बस उतनी देर जितनी देर आप घर में रहते हैं। आकाश को यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन नंदिनी ने बहस बढ़ाना उचित नहीं समझा और चुप हो गई। अगली सुबह सुबह खिड़की से आती सूरज की किरणें नंदिनी की नींद खोली। वह तुरंत उठ गई। उसे पता था कि सास और नंदों में से कोई भी जल्दी उठने वाला नहीं है। उसने नहाकर सबसे पहले घर का काम किया, खाना बनाया, कपड़े धोए और छत पर सुखाने के लिए डाल दिए। फिर तैयार होकर ऑफिस चली गई। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद नंदिनी छत पर कपड़े लेने गई। समेट कर वह सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। आह! वह 7-8 सीढ़ियां लुढ़कती हुई नीचे आंगन में जा गिरी। उसका सिर सीढ़ी से टकराया और बेहोश हो गई। सास और नंदों की चीख पुकार सुनकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। किसी पड़ोसी ने तुरंत आकाश को फोन कर दिया। खबर मिलते ही आकाश के होश उड़ गए। वह सीधे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने नंदिनी को तुरंत इमरजेंसी में ले लिया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। सिर पर कई टांके लगाने पड़े। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके दाहिने पैर की हड्डी भी टूट गई है। रात भर आकाश अस्पताल में बैठा रहा। कई घंटों के इलाज के बाद जब नंदिनी को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसने दर्द से कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आकाश ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अस्पताल में हो। तुम्हें चोट लगी है, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। नंदिनी ने आंखें बंद कर ली। 1 सप्ताह बाद डॉक्टरों ने उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी, लेकिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा, कम से कम 3 महीने तक इन्हें पूरा आराम चाहिए। पैर पर बिल्कुल जोर नहीं देना है। इन्हें पौष्टिक खाना, दूध, फल और जूस समय पर दीजिए। आकाश ने सारी बातें ध्यान से सुनी। घर पहुंचकर उसने नंदिनी का बिस्तर खिड़की के पास लगा दिया ताकि उसे ताजी हवा मिलती रहे। लेकिन डॉक्टर की 3 महीने आराम वाली बात सुनकर सरोज देवी परेशान हो गई। उन्होंने छोटी बेटी रानी से कहा, अब घर का काम कैसे होगा? हमने तो काम करना ही छोड़ दिया था। सारा काम तो नंदिनी ही करती थी। रानी चुप रही। नंदिनी के बिना घर। अगली सुबह आकाश को ना तो समय पर चाय मिली और ना ही नाश्ता। खाने की मेज पर उसने देखा कि सिर्फ साधारण खिचड़ी बनी थी। आकाश को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जैसे तैसे थोड़ी खिचड़ी खाकर ऑफिस चला गया। दिन बीतते गए। 10 दिन, 15 दिन। आकाश अब हर दिन घर की हालत देख रहा था। नाश्ता समय पर नहीं बनता था। चाय कभी मिलती, कभी नहीं। कपड़े समय पर नहीं धुलते। रसोई में बर्तन पड़े रहते। घर में धूल जमने लगी थी। कई सामान अपनी जगह पर नहीं मिलते थे। एक दिन ऑफिस से लौटकर आकाश ने घर की हालत देखी तो उसका धैर्य जवाब दे गया। वह माँ और रानी के सामने गुस्से में बोला, आखिर इस घर में को हो क्या गया है? दोनों चुप रही। आकाश ने कहा, पहले समय पर चाय मिलती थी, नाश्ता तैयार रहता था, कपड़े धुले हुए होते थे, साफ घर रहता था, हर सामान अपनी जगह मिलता था। अब देखो घर की हालत। आखिर पहले यह सब कौन करता था? रानी धीरे से बोली, भैया हम पूरी कोशिश करते हैं। आकाश ने उसकी तरफ देखा। पूरी कोशिश? तुम्हारी कोशिश में चाय समय पर नहीं बनती, खाना समय पर नहीं बनता और घर की सफाई तक नहीं होती। रानी के पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन पहली बार आकाश को एहसास हुआ कि नंदिनी अकेले कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही थी। सास को मिला जीवन का सबसे बड़ा सबक। एक शाम सरोज देवी की तबीयत कुछ खराब थी।
फिर भी उन्हें मजबूरी में रसोई में खाना बनाना पड़ रहा था। उन्होंने रानी को आवाज लगाई, बेटी जरा मेरी मदद कर दे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रानी उस समय आराम से टीवी देख रही थी। उसने वहीं से जवाब दिया, माँ थोड़े से काम के लिए पूरा घर सिर पर क्यों उठा रखा है? जरा सा काम करना पड़ गया, मेरी नाक में दम कर दिया। सरोज देवी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गई। उन्हें अपनी बेटी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उनके मन में अचानक नंदिनी का चेहरा घूम गया। नंदिनी भी तो किसी की बेटी थी। वह सुबह सबसे पहले उठती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, साफ सफाई करती थी, ऑफिस जाती थी, फिर लौटकर भी सबका काम करती थी। अब और बदले में क्या मिलता था? ताने, नुक्ताचीनी और अपमान। सरोज देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने हमेशा अपनी बेटियों की बातों में आकर नंदिनी को गलत समझा। मैंने कभी नहीं सोचा कि वह भी किसी की लाडली बेटी है। फिर उन्हें डॉक्टर की बात याद आ गई। अगर नंदिनी को कुछ और गंभीर हो जाता तो? उसका दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा, बेटियां तो शादी के बाद अपने घर चली जाएंगी, आज है कल नहीं होंगी, लेकिन बुढ़ापे मेरा सहारा कौन बनेगा? बहू ही तो इस घर में हमेशा रहेगी। पहली बार सरोज देवी को महसूस हुआ कि जिसे वह सिर्फ बहू समझती रही, वह वास्तव में इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाली सदस्य थी। और शायद बहू ही तो असली बेटी होती है। नंदिनी की नई जिंदगी उस दिन के बाद सरोज देवी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह नंदिनी को समय पर दवा देती, दूध और जूस देती, फल काट कर खिलाती, उसके पास बैठकर बातें करती। नंदिनी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यही वही सास है जो कभी उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे ताने देती थी। 3 महीने धीरे धीरे गुजर गए। नंदिनी का पैर ठीक होने लगा। डॉक्टर ने प्लास्टर भी काट दिया, लेकिन अभी उसे भारी काम करने की अनुमति नहीं थी। वह एक सुबह नंदिनी ने उठकर चाय बनाने की कोशिश की। जैसे ही वह रसोई की ओर बढ़ी, सरोज देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? नंदिनी बोली, माँ जी बस चाय ही तो बनानी है। सरोज देवी ने उसे वापस कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, तुम अभी आराम करोगी, बहुत काम कर लिया तुमने जिंदगी भर। फिर उन्होंने रानी को आवाज लगाई, रानी रानी। रानी दौड़कर आई। सरोज देवी ने सख्त आवाज में कहा, जा चाय बना ला। रानी का चेहरा उतर गया। लेकिन माँ मुझे चाय बनानी नहीं आती। सरोज देवी बोली, तो अब सीख। बहुत हो गई पढ़ाई और इधर उधर घूमना। कल को शादी के बाद ससुराल जाएगी तो क्या वहां भी कहेगी कि मुझे काम नहीं आता? रानी चुप हो गई, फिर बोली, माँ भाभी सीढ़ियों से गिर गई तो इसमें मेरा क्या दोष है? सरोज देवी ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा दोष यह था कि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि घर का सारा काम अकेले नंदिनी करती है। अगर तुम लोगों ने थोड़ा भी हाथ बटाया होता तो शायद वह उस दिन इतनी थकी हुई ना होती। रानी की आंखें झुक गई। एक नया सवेरा। कुछ दिनों बाद खाने की मेज पर पूरा परिवार बैठा था। रानी सबको खाना परोस रही थी। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, माँ आज तो रानी खूब मेहनत कर रही है। सरोज देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? अपने ही घर का काम कर रही है, इसमें एहसान कैसा? इसे भी सीखना ही चाहिए। फिर उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा, और तुम अभी कुछ दिन और आराम करोगी। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपनी सास के चेहरे पर सच्चा अपनापन देखा। आकाश ने नंदिनी की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। उस दुर्घटना ने नंदिनी का पैर जरूर तोड़ दिया था, लेकिन उसी दुर्घटना ने उस घर की सोच की जड़ें हिला दी थी। सरोज देवी को समझ आ गया था कि घर चलाने वाली बहू कोई नौकरानी नहीं होती, वह भी किसी की बेटी होती है, वह भी सम्मान की हकदार होती है। और जब कोई बहू अपने मायके को छोड़कर ससुराल को अपना घर बनाकर पूरी जिंदगी लगा देती है तो उसे प्यार और सम्मान देना उस घर की जिम्मेदारी होती है। उस दिन के बाद
उस घर में बहुत कुछ बदल गया। नंदिनी अब सिर्फ बहू नहीं थी, वह सरोज देवी की बेटी बन चुकी थी और घर में सचमुच एक नया सवेरा आ चुका था। और दोस्तों, कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कहानी की सीख यह है कि बहू को पराया समझकर उसका दिल मत दुखाइए। वह भी किसी माँ की बेटी है। जिस दिन वह आपके घर को अपना मान लेती है, उसी दिन वह आपके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। बेटियां शादी के बाद अपने घर चली जाती हैं, लेकिन एक सच्ची बहू जीवन भर